सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ्ताब। सर क्या सर, बस आज बहुत एक दिलखराश वाक़या पेश आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर दहशतगर्दी का। बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। हमारी दुआ है कि जिनकी जान गई उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह सब्र अता फ़रमाए, जो ज़ख्मी हैं वो जल्द सेहतियाब हों। और जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस तरह की बात की कि शायद जो दहशतगर्द थे उनमें से एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। और हम जो है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, एक पाकिस्तानी होने की तवस्सुत से, एक दुनिया के शहरी होने की तवस्सुत से, जब भी कहीं भी किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे। हम मज़म्मत करते हैं सर। बाकी जो आपने जिक्र किया उस चीज़ का कि किसी किस्म के वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी थे, वो उस चीज़ की बाकायदा तौर पे हम तरदीद करते हैं कि ये बयान जो है ये गलत है। ये एक ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का और उनकी इंतज़ामिया के मामलात हैं, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे शख्स कौन थे और इन्होंने ये चीज़ क्यों की। एक जूइश सेलिब्रेशन थी वहाँ पर हानुका का, आई थिंक फर्स्ट डे की थी। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो यहूदी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी, उनको अटैक किया गया। इसके अंदर से किसी किस्म के मजहबी नसर निकल सामने आते हैं, ज़ाहिर है जो हमने इनिशियल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह हो भी, जैसे आपने कहा कि इस किस्म की दहशतगर्द मामलात जो हैं उनकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हमेशा करेंगे। बाकी इसके अंदर एक चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जो दो अटैकर्स थे उनमें से एक को एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल ने खुद अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाके उनको डिसार्म किया, उससे उसका असला छीना और उसके बाद उस बंदे को उसने खुद मारा नहीं, वो उसने लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर छोड़ा क्योंकि वो शख्स फिर अपने साथी को ज्वाइन करके कुछ करने लगा था। इस किस्म का वीडियो से साबित होती है। ज़ाहिर है इसके बाकायदा हतमी बयानात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। ये एक अपडेटेड ये एक स्टोरी ऐसी है जो अपडेट होती जा रही है, जब डेवलपिंग स्टोरी है। जब हमें इसके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आने वाले अपने प्रोग्राम से इसकी ज़रूर अपडेट करेंगे। बस आगे चलते हैं। सर, लाहौर में वाक़या पेश है और ये भी एक आज 2 दिन से ये ख़बर जो है बहुत ज़्यादा राउंड्स कर रही है। सर, जो एक आपकी लतीफ़ ज्वेलरी मार्केट है लाहौर के अंदर, वहाँ पे इचरे के अंदर, वहाँ से तकरीबन 1 अरब रुपए मालियत का सोना जो है वो चोरी हुआ। वो चोरी इस तरह से हुआ कि अमानत के तौर पर लोगों ने इस शख्स के पास अपना सोना रखवाया हुआ था। इनका नाम है शेख वसीम अख्तर। ये वहाँ के सुनहरों में से एक हैं, ये हमें पता चला है। अब तो उनकी आज के रोज़ वीडियो भी आ गई है जब वो लेके ये सारा जो सोना है वो भाग रहे हैं। 20 किलो इसका वज़न बताया जा रहा है। मालियत इसकी 1 अरब रुपए है और लोग जो हैं वो अमानत के तौर पे जो रखवा के गए थे सोना लेके वो फ़रार हो चुके हैं। अब पुलिस जो उन्होंने केस भी रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पर बड़ी तेज़ी से चल रही है। अब इनको पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते ये एक अलग बात है, मुल्क में है मुल्क में नहीं है ये भी एक अलग बात है, लेकिन ये बात बहुत एक ख़तरनाक है कि आप अमानत के तौर पे अपनी चीज़ किसी के पास रखवाएं और वो इकट्ठी करते 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 वहाँ से चला जाए। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि तकरीबन 60 लाख की शायद एक कमेटी भी डली हुई थी। ये कमेटी सिस्टम भी इस तरह होता है कि एक तो कैश की कमेटी होती है जो मुख्तलिफ लोग डालते हैं, एक सुनहरों की भी, एक अपनी सोने की भी कमेटी होती है जिसका एक अलग सा प्रोसीजर होता है। तो वो भी जो था ये उसमें भी मुलफ़िस थे। तो ये सारा जो कुल इसकी मालियत है वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं और ये सारा सामान जो है लेके ये शख्स फ़रार हो चुका है। जी, जहाँ तक अमानत की बात है वो तो जाहिर है ना, मतलब अगर कोई शख्स अपना जो है वो सेट बेचने के लिए रखवा गया है कि जब इसका अच्छा रेट मिलेगा तो बेच देना, वो भी अमानत है। कोई शख्स अपने सेट में कोई नग या कोई चीज़ ठीक करवाने के लिए दे गया है, वो भी अमानत है। साइज़ बदलने के लिए दे गया, वो भी अमानत है। तीसरी चीज़ ये कि किसी शख्स ने पैसे भेज दिए थे कि मेरे लिए सेट या बार बाय कर लेना और मैं आकर ले लूँगा, तो वो भी अमानत है। सो अमानत तो हर चीज़ ही अमानत होती है। अच्छा, हम जाहिर है इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर सकते, ये तो कल वाक़या हुआ है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस जब बताएगी कि क्या हुआ तो हमें पता लग जाएगा। कुड बी प्लेन रॉबरी, कुड बी प्लेन फ्रॉड,
कुड भी कि उनको अपना कोई नुकसान हुआ हो जिसको पूरा करने के लिए वो निकल गए हों। सो जेनेरिकली अगर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल एक चीज़ चल रही है, मतलब ये ज़ाहिर है आम दिनों में भी आज से पहले भी होती होगी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से आप देख रहे हैं कि दुनिया के जो बैंक्स हैं वो अपने रिज़र्व गोल्ड में कन्वर्ट करना ज़रा ज़्यादा शुरू हो गए हैं, जब से हम देख रहे हैं कि चाइना ने बहुत ज़्यादा अपने रिज़र्व्स गोल्ड में करने शुरू किए हैं, सो एकदम से गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर चली गई। अच्छा, वो गोल्ड जो है वो अमूमन जो आम दिनों में ट्रेड होता है वो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट प्लस 30% पर होता है। आजकल जो है वो जो प्रीमियम है उसका वो 100% से ऊपर चला गया। अब वो जब प्रीमियम इतना ऊपर चला जाए तो उसमें फिर फ्लक्चुएशन भी होती है। सो आप डेली के हिसाब से अगर आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपको इस तरह की खबरें मिलती होंगी कि जी आज तोला जो है वो 10,000 ऊपर चला गया, आज तोला 10,000 नीचे आ गया। अच्छा, जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है तो फिर जो मिडल मैन होते हैं, जो अमूमन सुनहरे होते हैं, वो उसमें ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब बात फिर वही है कि ट्रेडिंग मतलब चाहे स्टॉक्स की हो, चाहे प्लॉट्स की हो, चाहे गोल्ड की हो, जब तो आप उन पैसों से कर रहे हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं, तो उसमें तो फिर होता ये है कि आपको ज़ाहिर है डेली बेसिस पर थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन सकती कि आपने कल किसी को पैसे देने थे या कल किसी को गोल्ड देना था और अब आपके पास वो मौजूद ही नहीं है। जब आप अगर कोई अपने लोकल लेवल पे एक ऑप्शंस, एक लेवरेज का सिस्टम बना लेते हैं तो वो एक बड़ा ख़तरनाक काम है। हमें स्टॉक्स में भी पता है कि ये होता है, लोग लेवरेज पे 5 लाख के एवज 50 लाख के स्टॉक्स उठा लेते हैं। हमने प्रॉपर्टी में भी देखा है कि 50 लाख का प्लॉट है, 5 लाख का बयाना है, वो कर दिया, 50 लाख जेब में नहीं है और 6 हफ्ते के अंदर एक नया बायर ढूंढना है जिससे आपने ज़्यादा का बेचना है और अपना उसमें से मार्जिन निकालना है। अच्छा, इसी तरह गोल्ड में होता है ये है कि गोल्ड के 2 रेट्स निकलती हैं डेली, एक मॉर्निंग रेट होता है, एक इवनिंग रेट होता है, और फिर जाहिर है एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मार्केट क्लोज हो जाती है। अब आप मॉर्निंग में या इवनिंग में जब कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो उसमें तो मतलब आपने फ़ोन किया, उस जो भी रेट था उस रेट पे आपने बाय कर लिया या सेल कर दिया। अब जब इन दिनों में फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं तो रात के वक्त भी, अब आप मार्केट क्लोज है, किसी को नहीं पता कि अब जब मार्केट खुलेगी तो रेट क्या होगा, आपने फ़ोन किया और उस बंदे ने आपको अपनी तरफ से एक रेट दिया जिस पे आपने बाइंग और सेलिंग कर ली। अब सुबह उसने आपको बाइंग की है तो उसने आपको गोल्ड देना है, सेलिंग की है तो उसने आपको उस गोल्ड के एवज कैश देना है। अब जब रेट खुला है तो वो अगर यकसर मुख्तलिफ है, और जैसे मैंने पहले कहा कि उसने ये कर ली थी इस किसी और के पैसों के बिहाफ पे या किसी और के गोल्ड के बिहाफ पे, उसके पास अभी था ही नहीं, क्योंकि उसका एक अंदाज़ा था कि मार्केट इतने पे खुलेगी। यहाँ पर देखिए, एक तो बहुत अहम बात यह है कि हम पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, हम गोल्ड के रेट का तयन नहीं करते। मतलब हमारा ये ख्याल है कि वेडिंग सीज़न आएगा तो उससे कोई इंटरनेशनल मार्केट को फ़र्क पड़ेगा। वेडिंग सीज़न के गोल्ड की बाइंग जो है वो वेडिंग सीज़न से बहुत पहले हो चुकी होती है। सो अब जो हमारे होते हैं वो टेवे होते हैं, हम कोई 3-4 वीलॉग्स देख लिए, कोई 2-3 किसी और अपने से बड़े जूलर से टिप ले ली कि अब कल मार्केट इतने में खुलने जा रही है, उसके बिहाफ पे हम जो है वो बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, आवाम भी, सुनियारे भी। और उसमें आप ये देखेंगे कि क्योंकि हो सकता है ये आज से पहले भी होता हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि क्योंकि आजकल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के केसेस आपको, मतलब इस तरह से मुराद है कि किसी को बहुत नुकसान हो गया, इस तरह के केसेस आपको ज़्यादा सुनने में मिलेंगे। सर बिल्कुल, देखिए इस किस्म की चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं यहाँ पे। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे एक जर्मन गाड़ी बेचने वाले, एक जिनको अथॉरिटी थी अपेरेंटली बेचने की, उन्होंने बहुत सारे लोगों से उनको गाड़ियाँ बेच दी एडवांस लेके, और वो सारे का सारा कैश जो है वो उस कंपनी जो वो गाड़ियाँ बनाती थी, मैन्युफैक्चर करके भेजती थी, उसके अकाउंट में नहीं बल्कि अपने अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कराया, फॉरेन अकाउंट के अंदर। वो जब एक सर्टन अमाउंट पैदा होगी तो वो यहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर गए, वो अभी तक फ़रार है। ये बड़ा मशहूर केस हुआ था यहाँ। इसी तरह की इक्वेशन यहाँ के अंदर है। और ये देखिए, गाड़ी भी जब आप यहाँ ख़रीदते हैं, एक तो ये ना कि आप अपनी रिसर्च करते हैं कि या लोकल कंपनी इनको पकड़ सकते हैं। जो गाड़ी बाहर से आनी है, आप गाड़ी के अंदर कितना रिस्क लेते हैं लोग कि जी हम नकद पैसे डीलर को दे रहे हैं, डीलर बाहर भेजेगा, गाड़ी बुक होएगी, गाड़ी 3-4 महीने में यहाँ पे आ जाएगी, बाकी कस्टम ड्यूटी जो है
उसके पैसे भी हम डीलर को देंगे, वो सारा कुछ कराए, गाड़ी भी देंगे। अब मैं नहीं कह रहा कि हर गाड़ी के अंदर मसला होता है, 90% 99% शायद क्लियर हो जाती है, लेकिन कभी किसी की नीयत ख़राब हो जाए तो आपका सारा पैसा उस शख्स के पास है। इसमें भी ये था, जैसे आपने कहा सेट ख़राब हुआ है, सेट ठीक होने गया है, किसी ने कहा है कि हमारे लिए बाइंग कर लेना, वो सारे पैसे या गोल्ड इनके पास मौजूद था, वो लेके वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन सर इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना अमानत का, अब ये ना ये कल्चर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है चेंज होगा। अमानत और ज़ुबान कि जी हमारी ज़ुबान है मार्केट में, आप टेंशन ना लें, हम देखी जाएगी। अब आपको क्या पता अगले शख्स के हालात क्या हैं और उसकी ज़ुबान जो है वो फिर जाए, या आपकी अमानत जो है उसके ऊपर उसका दिल आ जाए और वो वहाँ से लेके चली जाए। तो ये जो इनफॉर्मल हमने चीज़ें बनाई हुई है ना हर चीज़ के अंदर कि जी गाड़ी में हमारी आवाज़ है, या आपने बयाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बयाना क्या है? बयाना बेसिकली एक ब्लाइंड ट्रस्ट है कि जी एक शख्स को आपने बयाना कर दिया तो अब वो आगे किसी को नहीं बेच सकता, और अगर उसने अगर किसी और को बेच दिया तो उसको ट्रिपल पड़ जाएगा, या बयाना अगर उसने उसको नहीं ऑनर नहीं की, बाय नहीं की, तो बयाना ज़ब्त हो जाएगा। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, यहाँ पे ना बड़ा एक इनफॉर्मल सिस्टम बड़ी देर से चल रहा है, और इसके अंदर किसी किस्म की जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब वो किसी की मजबूरी है। यहाँ पे देखिए सर, लोग जो हैं गाड़ी बेचते हैं, कुछ दो किस्म के लोग गाड़ी बेचते हैं, दो किस्म के लोग सोना बेचते हैं। एक होता है कि जी उनको वाकई में कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके अंदर वो उसकी वैल्यू ज़्यादा चीज़ कमा लेंगे, सोना फिर बना लेंगे उसके अंदर। और गाड़ी के अंदर भी ये है कि जी मैं भी बेचूंगा, मैं कोई नई चीज़ ले लूँगा फौरी जाके। दूसरा होता है मजबूरी के तहत कि जी हमें एक पैनिक सेल करनी है, एक ड्रास्टिक सेल करनी है। ड्रास्टिक सेल में आप रेट भी कम देने पे तैयार होते हैं क्योंकि आपको फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है। उसके अंदर ज़ुबान, अमानत, बयाना, ये सारी तीनों फैक्टर्स जो हैं इन प्ले आ जाते हैं फिर, और आप जो हैं फिर आपकी बैक अगेंस्ट द वॉल होती है कि जी हम जो हैं फिर इस शख्स के अब रहमो करम पे हैं कि ये हमारे साथ ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि जी मामे और चाचे को ये जानता है और हमारी गाड़ी हमेशा से ही करता है, ना जानते हुए कि उस बंदे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उस बंदे की नीयत जो है उसका तो कोई सर मीटर नहीं बना आज तक कि जी आप देख लें किसी की नीयत क्या है। वो तो फिर एक बंदे की अपनी अंदरूनी एक ज़ाती एक कैफियत है। सो ये सिस्टम जो है ये कब यहाँ जाके चेंज होएगा मुझे नहीं पता। देखिए दुनिया भर के अंदर जो आपने घर ख़रीदना होता है, गाड़ी ख़रीदनी और बड़ी डीलिंग होती है, एक एस्क्रो का एक निज़ाम है कि जी वो पैसे ना आपके ना हमारे, एक एस्क्रो नुमा चीज़ है, उसके अंदर वो पैसे पूरी वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ लैंड है या कॉस्ट ऑफ कार है या कॉस्ट ऑफ द डील है वो एस्क्रो में पड़े रहेंगे, और जब डील थ्रू होगी तमाम लीगल मामला तय होंगे, एस्क्रो एक थर्ड पार्टी आपको क्लियर कर देगी पेमेंट जो है। सो यहाँ पे इस किस्म की चीज़ जो है, इस किस्म की सर्विस जो है आज तक मुतारिफ ही नहीं हुई। हम चल रहे हैं वो दकियानूसी सिस्टम के जी जानने वाला है जी कभी हमारे साथ हाथ नहीं करेगा। सर मुझे बताएं, इधर जब वरासती मामलात होते हैं तो जानने वाले ही हैंड करते हैं, इधर जब किसी किस्म की बड़ी ट्रांजैक्शन होती है और उसमें कमीशन की बात होती है तो जानने वाले हैंड करते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी मेरा तो ख्याल है ये एक मजबूरी के तहत होता है कि जी सिस्टम ही है। जी बिल्कुल, और वो मजबूरी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जनरली एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। आप जब किसी से पूछेंगे तो वो आपको जेनेरिकली कह देगा मुआशरा बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब हैं। येट जिस तरह आपने कहा कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी से लेके, गोल्ड से लेके, कैश से लेके, हर चीज़ पर, गाड़ी तक पे, उसकी वजह ये है कि वो सरकार पे ट्रस्ट नहीं करते। मतलब आप देखें कि सबसे क्लीन ट्रांजैक्शन जो है वो, और जो सबसे क्लीन इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में है, लेकिन उसमें वो क्योंकि वो क्लीन है, क्योंकि उसमें टैक्स कटता है, आप कैपिटल गेंस जो है वो अवॉइड ही नहीं कर सकते। लोग गोल्ड, मतलब यहाँ पे जो ये गोल्ड की ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ये आपके ख्याल में सेल्स टैक्स देते हैं? नहीं। इसी तरह आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव वो क्यों आज तक रही है? क्योंकि उससे टैक्स अवॉइडेंस हो जाती है। सो बुनियादी बात यह है कि लोग सरकार पे इतना मिसट्रस्ट करते हैं कि एक दूसरे पर भी ट्रस्ट ना होने के बावजूद पूरा इस वक्त आप किसी बाजार में चले जाएं, किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, उनके अंदर जितना कारोबार चल रहा है वो पर्ची के ऊपर चल रहा है कि तुमने मुझे ये माल भेजा था, उसके इतने पैसे बनते थे, ये पहली तारीख को क्लियर हो जाएंगे क्योंकि तुमने मेरे से इतना माल लिया हुआ है। ये सारा पर्ची पर चल रहा है क्योंकि वो बैंकिंग चैनल पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि बैंकिंग चैनल पर जाएगा तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो सरकार बीच में आ जाएगी और सरकार के साथ मिसट्रस्ट। सो बुनियादी बात यही है कि यहाँ पर आप देखें, यही ट्रस्ट के वजह से
प्रॉपर्टी एक इतना ख़तरनाक काम है, क्योंकि आपको अब अक्सर आपके जानने वाले ये बताते हैं कि जी जब आपके पास कोई बयाना लेकर आ रहा हो कोई स्टेट एजेंट, तो हमसे ज़रूर शेयर करना कि उसकी स्टेट कौन सी है, उसका नाम क्या है, क्योंकि अगर तो वो उसके पास बायर नहीं है, वो अपना सिर्फ बयाना लेके आ रहा है, और उसको अगर 6 हफ्ते के अंदर जब उसने प्लॉट ट्रांसफ़र कराना है और आपको फुल पेमेंट करनी है, अगर बंदा ना मिला तो अगर तो आप कोई बहुत बड़े बदमाश हो तो उसका बयाना जब्त कर लो, वरना वो आपको कहेगा वेट करो, अब आपकी जितनी मर्जी ज़रूरत है, आपको पेमेंट नहीं मिल रही, और अगर आप चूचा करोगे तो वो अदालत में जाके स्टे ले लेगा, वो अदालत में जाके स्टे ले लेगा, आप जब तक वो स्टे चलेगा अपना प्लॉट बेच ही नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी गंदी हो जाती है, वो प्रॉपर्टी गंदी हो जाती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर बड़े मामला, बड़े हमने किस्से सुने, अपने जानने वालों ने सुने कि जी वो बयाना करके चले गए, उसके बाद उनके पास फंड नहीं इकट्ठा हुआ, बड़ी ट्रांजैक्शन हो छोटी भी हो, तो उन्होंने जाके अदालती मामला डाल दिया। अब जो जेन्युइन बायर जो शायद लेना चाहता है वो इसके ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टी टेंट होगी। सो ये मामलात है। अगेन ये सोने वाली चीज़ जो है ये इसी की एग्जांपल है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करें लोगों पे ना करें, लेकिन लोगों के पास चॉइस थी। सर बात यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, और सर हम आज बात करेंगे सुल्तान गोल्डन साहब की। हमारे एक डेयर डेवल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के करतब जो हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करते हैं और रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो सर ऐड कर लें कि 2 और नए आलमी रिकॉर्ड गिनेस रिकॉर्ड्स जो हैं इन्होंने कायम किए हैं, और सर ये हैं दोनों रिवर्स ड्राइविंग के अंदर। उनके लिए ये काफ़ी नहीं था कि रिवर्स ड्राइविंग के अंदर तकरीबन 57 सेकंड में एक मील उन्होंने कवर किया रिवर्स के अंदर जाते हुए, ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। उसके अलावा जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया 121.72 फीट का रिवर्स रैंप जंप का भी, यानी वो कह रहे थे अगर मैं रिवर्स चला ही रहा हूँ तो जंप ही कर लेते हैं उसके साथ साथ। तो ये सर अगेन गिनेस जो है रिकॉर्ड्स जो है वो एक हर मुल्क का एक मेडल होते हैं, एक वहाँ की निशानी बन जाते हैं कि जी इस मुल्क का शख्स जो है वो उसने ये चीज़ कायम की है। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि उनकी कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई बाउंड्स नहीं है। कोई लोग पुशअप्स में निकाल लेते हैं, कोई लोग रिवर्स हैंड पुशअप्स कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं रिवर्स ड्राइविंग करते हैं गोल्डन साहब की तरह, कुछ लोग दुनिया की ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर से छलांग मार देते हैं। इट इज़ लिमिटलेस, वही उसकी खूबसूरती है। तो उसके अंदर पाकिस्तान क्यों ना हो, यहाँ तो आपको पता है सर हर गली में डेयर डेवल जो है किसी किस्म का फिर रहा है, लेकिन सुल्तान गोल्डन साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को पेश करते हैं। और इसको आपने किसी और रिकॉर्ड से कम दर्जा नहीं देना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ का है जो कि आम जिंदगी के अंदर या आम स्पोर्ट्स के अंदर भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसको आपने उस तरह सोचना ही नहीं। ये जो चीज़ है ये मांगती है स्किल, और हम हमेशा आप और मैं ये कहते हैं कि जो शख्स जो है ना अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहा है और एक स्किलफुल चीज़ कर रहा है, हर चीज़ में किसी किस्म की मेहनत, प्रैक्टिस और स्किल लगती है। इन दोनों रिकॉर्ड्स के अंदर भी कुछ स्किल थी, कोई प्रैक्टिस होगी, कोई विजन होगी, किसी और को नहीं आई, इन्होंने कर ली। इस चीज़ के हमको खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान फौरी तौर पर सुल्तान गोल्डन साहब पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। उसकी वजह यह है कि मुझे याद है कि मैं छोटा बच्चा था जब से ये स्टंट्स कर रहे हैं, और तब भी ये कोई बहुत यंग नहीं होते थे। इस वक्त जिस एज में उन्होंने ये 2 नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी शख्स का जो इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाता है उसका जो करियर स्पैन है वो इतना लंबा हो। सो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इनको नेशनल हीरो कंसिडर किया जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान ने जो है वो सीएम ने को 5 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल में अनाउंस किया है इनके लिए इनाम। अल्लाह करे कि वो इनको फौरी तौर पर मिल जाए, क्योंकि मैं जो है ना एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एक चीज़ में कि नंबर 1 ये अपने आप को इतना फिट कैसे रखा हुआ है इन्होंने। मतलब ये अगेन मुझे इनकी एग्जैक्ट एज का नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो ये 70 साल के होंगे शायद इस वक्त। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अच्छा, ये जिस गाड़ी पर प्रैक्टिस करते हैं क्या उसी गाड़ी पर परफॉर्म करते हैं, या परफॉर्म जब करते हैं तो तब तो शायद
ब्रांड या स्पॉन्सर आ जाता है तो गाड़ी बेहतर हो जाती है, जो इनके ज़ेरे प्रैक्टिस गाड़ी होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें रैंप्स कौन लगाता है, किस तरह लगाता है, वो खुली जगह इनके पास कहाँ से आती है, वो किस तरह से जुड़ते हैं, उस वक्त कितने टेक्नीशियंस इनके पास होते हैं, उस वक्त फर्स्ट एड का क्या निज़ाम होती है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की एक डॉक्यूमेंट्री आए तो वो दुनिया के तमाम OTTs उसको लेना चाहेंगे, फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू अमेज़ॉन। इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारे, बल्कि क्या पूरी दुनिया के, ये ख़ास तौर पे जो एनर्जी ड्रिंक्स ब्रांड होते हैं, इनको बड़ा शौक होता है कि ये ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करें जो कि स्टंट्स करते हैं। तो वाई नॉट आर सुल्तान गोल्डन? मतलब मेरे तो ख्याल में अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड सुल्तान गोल्डन को स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि उनको सुल्तान गोल्डन का पता ही नहीं है। अगर हम इस वक्त मीडिया की उनको कवरेज इतनी ज़्यादा दें कि इंटरनेशनली दुनिया में लोगों को पता लग सके कि सुल्तान गोल्डन कौन है, और सुल्तान गोल्डन पिछले 40 साल से या कम से कम 30 साल से क्या कर रहा है, तो इस आप देखेंगे कि ब्रांड्स की, इंटरनेशनल ब्रांड्स की लाइंस लग जाएंगी। सर बिल्कुल, और देखें ये ऐसे नहीं है कि ये इन्होंने खुद से ना एक इवेंट अरेंज कराया, हुकूमत पंजाब या पाकिस्तान जिसको भी बीच में डाला कि जी मैं ये आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ, ये जो एक्सरसाइजेज हैं, करतब है, जो भी कह लें इनको। उन्होंने बाकायदा एक इंटरनेशनल जो फोरम है जो कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है, जिनके अपने रेफरीज जो हैं वो पहुँचते हैं वहाँ पे, वो गिनेस हो या कोई और हो या जो भी रिकॉर्ड इस चीज़ को करता है, उनका अपना अमला मौजूद होता है। जब आप ये इस चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, वो एक अटैम्प्ट में करें, 2 में करें, वो वहाँ पे मौजूद, वो छोटी सी छोटी कोई चीज़ हो या बड़ी सी बड़ी ऐसी कोई चीज़ हो, उनका अमला मौजूद होता है। तो इसके अंदर वो सवालिया निशान है ही नहीं किसी किस्म का कि जी ये बस इन्होंने ना यहाँ पे दिखाने के लिए कर दिया। ऐसी कोई नासर इसके अंदर पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। बाकी आपने जैसे कहा कि ये तैयारी क्या करते होंगे, और सब तैयारी छोड़ दें, तैयारी तो बाद में आती है। इस चीज़ की कंसेप्शन जो है कि जी आपके जेहन के अंदर ख्याल है कि मैं रिवर्स में चेक करता हूँ, और सर पता नहीं उन्होंने ऐसे मुझे नहीं होता, अब तो रिवर्स कैमरास आ गए गाड़ी के अंदर, एक ज़माने में तो वो हाथ यूँ रख के ना गाड़ी रिवर्स की जाती थी। तो इनका शायद तब से ये एक विजन हो कि जी मैंने करना है। फिर जाहिर है जिस गाड़ी पे इन्होंने ये किया, जिस स्पीड और रफ्तार पे गए पे इन्होंने 57 सेकंड्स में 1 मील कवर किया है, वो गाड़ी जो है उस गाड़ी की बनावट ही सारी चेंज करनी पड़ती होगी कि उसकी जो ड्राइव ट्रेन है, रिवर्स गियर तो एक होता है, एक रिवर्स गियर में तो आप इतनी स्पीड नहीं गेज कर सकते। और जो वीडियोस हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर उनकी स्पीड खासी तेज़ है क्योंकि उन्होंने 121 फुट की जंप मारनी है। तो वो गाड़ी जो है वो सारी समझें आप उतार के उसका इंजन जो है वो उल्टी तरफ लगाया गया कि गाड़ी रिवर्स में चले, और ये रिवर्स में चला रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की स्किल्स कितनी चलती हैं। और देखिए स्टंट मैन जो होता है ना, उनकी टीम ज़रूर होती होगी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन एक जो क्रिकेटर होता है ना उसकी टीम बहुत बड़ी होती है, टेनिस प्लेयर की टीम बहुत बड़ी होती है। स्टंट मैन जो होता है ना उसके अंदर उनकी टीम जो होती है ना, उसके अंदर वो बंदा खुद ही होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उस शख्स ने वो रिस्क लेना है। देखिए टेनिस खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए आपकी जान को उस तरह से खतरा नहीं है, इसमें आपकी जान को खतरा है। तो आप हर चीज़ में, हर नीची गिची में आप इन्वॉल्व होते हैं कि जी अगर रिवर्स में गाड़ी जा रही है तो वो कौन सी स्पीड में, किस गियर में अचीव करूँ, आई डोंट नो। इसलिए तो आपने सही फरमाया कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, इसके ऊपर किसी लोकल किसी फिल्म एंथुजियास्ट को इनके पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपका हम स्टोरी जानना चाहते हैं, और वो स्टोरी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे हमारे ऐसे कितने सुल्तान गोल्डन्स जो हैं वो आए और गए, वो स्टंट्स में हो, वो हॉकी में हो, वो स्कॉश में हो, किसी चीज़ में हो। आप डॉक्यूमेंट्री तो छोड़ें, हमारी यंगर जनरेशन को पता ही नहीं वो कौन है। ये यहाँ की एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। देखिए बात ये है कि देखिए बलूचिस्तान के सीएम ने अनाउंस किया ना इनाम, और फिर अगेन ये तो लोकल है। हम जिस तरह से कह रहे हैं कि इनको थोड़ी सी पजीराई मिल जाए तो इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, बाहर से पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे। अच्छा आप ये देखें ना कि हम यहाँ पर जो हमारे मंचले हैं, हम उनको लाइबिलिटी समझते हैं, वो हमारा एसेट साबित हो सकते हैं अगर उनको एक ऐसा ग्राउंड मिले जहाँ पे उनको अपने टैलेंट, स्किल्स निखारने का मौका मिल जाए, तो वो यहाँ पर ज़र मुबादला लेकर आ सकते हैं। अगेन हमें अब जो है ना ज़रा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। ये जो रिवायती डिसिप्लिन्स यहाँ पर पिछले 50 साल से चल रहे हैं कि कॉमर्स में डिग्री कर लो, बिजनेस में डिग्री कर लो, इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो, ये तो ख़त्म होने जा रहा है। आगे आगे जो एआई का दौर है, अब आपको कोई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी।
तो ये एक नई चीज़ है। और मतलब फिर वही बात, आप किसी एक शख्स जो स्टंट नहीं करना चाहता, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहता, आप उसको कभी भी मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं, हमें हर चांद रात, हर ईद, हर 14 अगस्त हर नजर जुम्मे हफ्ते इतवार को नजर आते हैं वो लोग जो अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हैं और डाल रहे हैं, और ऐसी सड़कों पे डाल रहे हैं जिसमें ना आगे फर्स्ट एड है ना पीछे एम्बुलेंस है। उनको अगर एक आप मौका बनाकर दे दें, उनसे भी ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। आप रेसिंग ट्रैक्स बनाएं, आप ये स्टंट के लिए चीज़ें बनाएं, आप उसको पहले उनके जो है वो कंसेंट फॉर्म्स लें, आप वहाँ पर उनकी टिकट रखें, आप पहले जो करना चाहता है उससे भी पैसे लें, जो उसको देखने आना चाहता है उससे भी पैसे लें। सो ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन सकती है, पूरी दुनिया में होती है। एक हमें क्या मसला है, और जब ये आप इसके लिए स्पेशलाइज्ड चीज़ें जगह बना देंगे तो आपका ये वाला मसला भी खत्म हो जाएगा कि लोग नहर पे करते हैं, लोग माल रोड वहां जाके टिकट देके कर लेंगे। उनके घर वाले कितने खुश होंगे कि यार हमें पता तू करता तो है, तो वहां जाके कर लो। वो खुद से कहेंगे यार बेटा यहाँ जाके कर लो, और वहां उनको सूट भी बनाया जाएगा। हाँ, वहां पे अमला भी गिर गए तो वहां पे फौरी तौर पे बंदा आके उनको शायद बचा भी ले, शायद क्या यकीनन बचा लेगा उसको। सर दूसरा देखिए, यहाँ पे ना मसला ये कि हम ना जो कर्तव्य है ना, वो हमने ना गलत फील्ड में करना शुरू कर दी। यहाँ पे कर्तव्य हो रहे हैं महकमे मौलियात में, यहाँ पे कर्तव्य हो रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर या इस चीज़ के अंदर। वो करते रहे आप जो वहाँ पे मामला कर रहे हैं, लेकिन जो असल में स्टंट मैन जिसने अपने आप को कह दिया है या भी कहा भी नहीं, करते हैं वो स्टंट्स, लेकिन उनको पता नहीं वो स्टंट मैन है, उनके पास एक एवेन्यू होगी तो वो इस चीज़ के अंदर आगे जाएंगे। फिर पैदा करी जाए सुल्तान गोल्डन मजीद। बिल्कुल। और ये मैं तो इनको स्टंटमैन नहीं कहूंगा, मेरे लिए तो ये एक्शन हीरो ऑफ कोर्स। सर आप जैसे हमारे पास टाइम कम है, लेकिन कभी आप हॉलीवुड और बॉलीवुड में देखें, जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और जो स्टंट मैन होते हैं जो कि स्टंट्स करते हैं दीगर लोगों के लिए, उनके करियर्स कभी फॉलो करें। उनके ऊपर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज इतनी बन चुकी हैं, लोग उनको उनके नाम पे ऑस्कर्स हैं, गोल्डन ग्लोब्स हैं, वो एवं तो नहीं करते ना। ये लोग जो है, ये खास किस्म की कैफियत है, इनकी खास किस्म की ज़हनियत है, उसको सेलिब्रेट किया जाए दुनिया में। यहाँ पे इनको कहते हैं तो मन चले। बिल्कुल। और आप ये देखें ना कि मेरा यकीन है कि ये जिनका आपने जिक्र किया हॉलीवुड वगैरह में, ये बहुत अच्छा कमाते होंगे। और फिर वही बात है, हम यहाँ से अगर डॉक्टर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से मैकेनिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से स्टंटमैन क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगेन सुल्तान गोल्डन साहब एक इंस्पिरेशन भी हैं कि जी हो चुका है, उनको हम समझ रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर गए, या उनको सीएम साहब फलाने सूबे कह रहे हैं कि आपको पैसे देंगे, तो कुछ देख रहा है ना इस चीज़ को कि यार मैं भी कर सकता हूँ। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, और सर हमें जाना पड़ेगा थोड़ा साय मुल्क की, सर उसके बारे में बात करनी है। कोलकाता में सर एक इवेंट हुआ। ये इवेंट जो है ये इसके अंदर लायनल मेसी जो हैं बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो है उनको टाइटल मिला हुआ है उसका। और जो ये टूर है जो उनका इंडिया का हो रहा है, उसका नाम ही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर, गोट टूर इसे कहते हैं। और उसके अंदर ये एक प्राइवेट इवेंट किया गया, पहला कोलकाता में, इसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में इनका एक टूर है, जिसके अंदर लोगों से मिलना है, फैन मीट एंड ग्रीट है, इंडिया के ऊपर उन्होंने बातें करनी है, दीगर जो चीज़ें होती हैं कि इंडिया के अंदर फुटबॉल जो है वो अब एक बड़ी थ्राइविंग किस्म की एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, और इसके अंदर कोलकाता जो है उसका घर माना जाता है। यहाँ पे एक स्टैचू रिवील भी हुआ मेसी का। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, जैसे मैंने कहा ये एक था प्राइवेट इवेंट था। जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वो जो थे उनको अब अरेस्ट कर लिया गया। ये मैं बताता हूँ क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे मामला बहुत जल्दी चेंज हो गए। मेसी जब ग्राउंड में आए तो यहाँ पे जो थे बहुत सारा एक लोग इकट्ठे हुए थे। लगभग उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये की, इंडियन अगर कन्वर्ट करें आप तो $133 तक की टिकटें लोग लेके स्टैंड्स में आए हुए थे, एक दफ़ा चेहरा करने के लिए, देखने के लिए मेसी को। अच्छा, जब वो ग्राउंड में आए और यहाँ पे जो इनकी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने भी आना था, वो भी नहीं आई। यहाँ पे कहा गया कि जी सेलिब्रिटीज़ भी बहुत आ रहे थे, शाहरुख खान ने भी शायद आना था, वो भी नहीं आए। वो आए हैं जब मेसी साहब, तो उसके बाद यहाँ पे उनको जो पोडियम था और बाकी जगह जो थी वहाँ तक शायद पहुँच नहीं पाए वो।
और वो क्यों नहीं पहुंच पाए उसके ऊपर अब मुबैना तौर पे ये बात आ रही है कि वहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर वीवीआईपीज थे, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर थे, उनके दोस्त, पॉलिटिशियंस, लोकल वहाँ के कुछ उनके बच्चे, उन्होंने सेल्फीज और मीट एंड ग्रीट तो कर लिया, लेकिन जो शख्स 12-12 हज़ार रुपये की टिकट लेकर आए हुए थे उनको ये मौका नहीं मिला अपने हीरो को देखने का। तो उनको 10 मिनट का एक जो राउंड्स छोटा सा उन्होंने किया, वहाँ से वो चले गए। मेसी साहब के ऊपर जब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे तनकीद आई, उनकी अपनी टीम की वजह से बयान आया कि जो हमारी टाइम कमिटमेंट थी हमने वो पूरी कर ली है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं चूँकि उन्होंने उसके बाद माफ़ी मांगी ममता बनर्जी ने कि जो मामला वहाँ पेश आए, तो इसके अंदर ना दो पहलू क्रिएट हो गए। एक कहानी ये कहती है कि जी वीवीआईपीज़ को नवाजा गया, हमें नहीं बताया गया जो असल फैंस थे, इसलिए हमने उसके बाद वहाँ पे तोड़फोड़ की, स्टेडियम को उन्होंने बाकायदा तोड़ा उसके बाद। एक ये वर्जन है। दूसरी वर्जन ये है जो कि हुकूमत भी ले रही है और मेसी की टीम भी ले रही है कि वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी। वहाँ पे कुछ लोग जो थे उन्होंने बोतलें फेंकी या उन्होंने किसी किस्म के पोस्टर फेंके वहाँ पे, इसलिए हमारी सिक्योरिटी टीम ने वहाँ पे अपने 10 मिनट पूरे करके मेसी को वहाँ से वो ले गए और उसके बाद उन्होंने मजीद तोड़फोड़ की। अब ये दो वर्जन्स में से जो हकीकत है वो तो शायद हमें कभी ना पता चले क्या है, लेकिन ये मैं आपको बयानात सारे बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। अब मेरा ज़हन ये कहता है कि देखिए वहाँ पे कोलकाता के अंदर फुटबॉल फैंस आए हुए थे, फुटबॉल लवर्स आए हुए थे, वो अपने हीरो को देखना चाह रहे थे। जिस बंदे ने 12,000 रुपए की टिकट खरीदी हो, इंडियन तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उतनी महंगी टिकट ली हो, और वो शख्स जो है वो अपने हीरो के ऊपर बोतल क्यों फेंकेगा? वो शख्स जो है वहाँ पे हुल्लड़बाजी क्यों करेगा? वो तो उनको देखने गए थे। ये ज़्यादा जो बात समझ आ रही है वो ये है कि जो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी हो चुका है कि जी कोई शख्स जो है, फिर वो जो वीवीआईपी वाला कल्चर है कि जी इनको पहले मिलाएं, इनकी तस्वीरें हो जाएं, वो उसके बच्चे मिल लें, हमारे कज़न मिल लें, ये हो जाए, वो होते होते उनकी अपनी टीम ने शायद कहा कि यार यहाँ मामला जो है ना सेफ नहीं। क्योंकि ये बात सच है कि जब फैंस ने रियलाइज़ किया कि पैसे हम देख रहे हैं, दिखा और मिलवा और सब कुछ कर वो रहे हैं, तो हमने क्यों इतने पैसे खर्चे हैं, तो शायद किसी ने बोतल फेंक दी हो। लेकिन वो उसने उस नफरत में शायद नहीं फेंकी मेसी से, वो इंतजामिया से नफरत हो सकती है, वीवीआईपी कल्चर से नफरत हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि इस जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि प्राइवेट इवेंट था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि हालांकि वो ज़ाहिर है जब से मोदी साहब आए हैं, वो जो इकनॉमिक उनके नंबर्स हैं वो उन पे बहुत इल्ज़ाम लगता है कि वो फज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी 3rd टर्म है। यहाँ तक कि अभी भी जो लास्ट हुकूमत ने उनके शो किए हैं पेपर्स, उसमें जो होमलेस पीपल हैं उनका नंबर इतना कम कर दिया गया है कि वहाँ के उनके सपोर्टर्स भी हंस रहे हैं कि इस दफ़ा आपने ना मीठा ज़रा ज़्यादा डाल दिया। तो ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जाहिर है ये अकेले वो नहीं है, और भी बड़े मुल्कों में हमने देखा है नंबर फजिंग होती है। बस वो बड़ा बोल जो है ना, जब से मोदी साहब ने ऐलान किया ना विश्व विधाता होने का खित्ते का, तब से हर चीज़ जिसमें वो हाथ डाल रहे हैं वो मट्टी होती चली जा रही है। और उसमें से एक आप ये भी एग्जांपल ले लें कि एक बहुत बड़ा इवेंट था कि मेसी इंडिया आ रहे थे। बहुत बड़ा आदमी है वो, तो बहुत बड़ा आदमी है। तो वो मतलब मेसी एक ऐसी शख्सियत है कि जब वो सऊदी अरब भी जाते हैं तो एक न्यूज़ बनती है, तो इंडिया में आ जाना तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो जाहिर है मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि जो आपने सिक्योरिटी लैप्स की बात की है ना, सिक्योरिटी लैप्स इनिशियली व्हेन मेसी वाज इन्वॉल्व, तो वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर सिक्योरिटी लैप्स होगा। वो चाहे वीआईपीज़ के बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो, बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से हो, और कोई भी मसला हो, क्योंकि जब एक दफ़ा उनको लेकर वो निकल गए तो जो उसके बाद क्राउड ने ग्राउंड में किया वो तो आप बचा ही नहीं सकते थे। देखें जो स्टेडियम होता है ना, उसमें तो 50,000 बंदा आ जाता है। 50,000 बंदे को आप कैसे रोकोगे अगर वो मुश्तइल हो जाएगा? और मुश्तइल जैसे आपने कहा कि जी वो इतनी महंगी टिकट खरीद के आया था और वो जिस मकसद से आया था वो पूरा ही नहीं हुआ। और इंडिया में तो खैर हमने माजी में ये भी देखा है कि क्रिकेट ग्राउंड में अगर इंडिया मैच हार गया है तो उस पे स्टैंड्स में कई दफ़ा आग लग गई है, जो कि किसी का कसूर भी नहीं है। मतलब वो एक मैच हो रहा था और वो मैच हार गए, उसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ जबकि इंतज़ामिया का डेफिनेटली कोई ना कोई कसूर तो था। मैं तो ये भी कहता हूँ कि चले जी कुछ भी ना सिक्योरिटी लैब्स था, ना वीआईपी मूवमेंट का मसला था, कोई मसला नहीं था। बेसिकली मेसी ने कहा ही ये हुआ था कि मैं 10 मिनट की अपीयरेंस दूंगा।
तो भाई आपने जिनको टिकट बेची थी उनको तो ये बात कन्वे नहीं ना की कि वो 10 मिनट के लिए आए और उनको 10 मिनट की पेरेंट्स देना फिर। एग्जैक्टली सो बुनियादी बात ये है कि जो उसके बाद स्टेडियम में हुआ ये तो कोई इंतजामिया बचा ही नहीं सकती थी। हाँ, जो उससे पहले हुआ वो एक ब्लंडर है, उसकी उनको जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि नंबर 1 अभी वो टूर ख़त्म नहीं हुआ, मेसी साहब ने 3 और स्टेडियम्स में जाना है। नंबर 2 पूरी दुनिया ने मतलब उसके बाद भी कोई इवेंट्स तो होने, मतलब इंडिया जो है इंडिया कंटेंडर है, मतलब इंडिया चाहता है कि वहां पे ओलंपिक्स हो। और आप ये देखें कि जो इंडिया पाकिस्तान तो पहले कहता था कि हमने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलना, इवेंचुअली वो खेले। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसके राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। दूसरी बात ये थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान से ना खेलता तो ओलंपिक्स वाले इंडिया को कभी कंसिडर ही ना करते फॉर ओलंपिक्स के, यार आपकी तो अगर किसी मुल्क से लड़ाई हुई आप उनके एथलीट ही नहीं आने दोगे तो यहाँ पे ओलंपिक्स तो हो ही नहीं सकता। सो मतलब इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और इसको किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो दिस विल बी डेट्रीमेंटल फॉर फ्यूचर स्पोर्ट्स इन इंडिया। जी बिल्कुल, ओलंपिक्स के लिए वो उम्मीदवार हैं और वो करना चाहते हैं ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, लेकिन क्राउड कंट्रोल आपने सही कहा नहीं हो सकती, बट ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एन इवेंट वो तो हो सकती है। जैसे हमने कहा ये प्राइवेट एक इवेंट था, उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनकी भी अगर इसमें गलती है तो बाकायदा तौर पर सज़ा होनी चाहिए। बाकी इंतज़ामिया इटसेल्फ जो है, जो CM साहिबा जो है कह रही हैं कि जी हाँ मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगी, तो ये बात सामने आ जाएगी। बाकी सर इनकी मतलब इसका मीडिया की बड़ा रोल है, क्योंकि इंडियन मीडिया ज़ाहिर इसकी बड़ी हाइप क्रिएट, इसी इवेंट को ले जाके ना वहाँ पे सियासत हो रही है कि जी वो ममता बनर्जी की ये फॉल्ट है, वो बंदा ऐसा था वैसा था। इसी तरह का एक आप देख लें, जाते जाते मैं ये भी जिक्र कर दूं कि अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा था उसके अंदर एक खबर जो है RT इंडिया ने बहुत उसका ववेला कि जी देखें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे रहे पुतिन के इंतज़ार में, फिर गुस्से से उठ के 40 मिनट बाद वेट करके उस मीटिंग में चले गए। हालांकि उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो हर किस्म की क्लैरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है, वो उनका जो टाइम था उसके ऊपर PM साहब जो है वो चले गए। RT इंडिया हैड टू टेक डाउन देयर ट्वीट, मुंह की खानी पड़ी, जो हमेशा होता है कि इनका इतना जंपी किस्म का एक मीडिया बन गया और ये इनसिक्योरिटी से ही आता है। जाहिर है आपका मीडिया भी इनसिक्योर है क्योंकि आपकी हुकूमत इनसिक्योर है, आपके हुकूमती एहलकार इनसिक्योर हैं, पता नहीं किस चीज़ से इनसिक्योर हैं। हम तो देखिए बात करते हैं कि जी ये तो एक ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा था, हम जो देख रहे थे उनको, फिर वो जो नंबर आए उसके बाद से दे विल ऑब्वियसली भी इनसिक्योर। तो सारा कुछ जो है ना वो एक कहीं से उसकी ना जड़ बनती है और उसके बाद से आपकी हरकतें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। जी बिल्कुल, अभी जब आप यही वाली बात इंडियन लोगों से करते हो ट्विटर के ऊपर जो भागते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी हम जैसे भी हो गए हैं पाकिस्तान से तो अभी भी आगे हैं फाइनेंशियली। जी बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तान से फाइनेंशियली आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है ना वो पाकिस्तान में रहने वालों को पता है। आपके यहाँ पे हुआ ये है कि नंबर फजिंग इतनी है कि कई इंडियंस को पता ही नहीं है कि असल हालात है क्या। बस बिल्कुल सर, हम तो ये चीज़ें देखते हैं, हमें एक हद तक मायूसी भी होती है, लेकिन हम देख के एक दफ़ा हम खबर भी करते हैं कि हमें हंसी भी आती है कि ये वहाँ पे मामलात क्या चल रहे हैं। बस जो होगा सो होगा। इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।